हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े एक और अपडेट के साथ, क्योंकि हाल ही में आतंकियों का सरगना संगठन अल कायदा ने मुसलमानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो फीफा वर्ल्ड कप से दूर रहें। उसके अपने कारण हैं, आज के सेशन में हम बताएंगे। और इसी बीच में कतर में मुसलमानों की तरफ से या मुसलमानों को धार्मिक प्रीच करवाने के लिए यानी उन्हें टीचिंग्स देने के लिए जाकिर नाइक को इनवाइट किया गया है। यानी एक और जहां अल कायदा मुस्लिम कंट्री में फीफा जैसे खुले खेल का होने का विरोध कर रहा है, अकॉर्डिंग टू अल कायदा इसकी वजह से मुस्लिम लोग जो हैं उन्हें जो कल्चरल जो एक तरह से समझिएगा उनकी कल्चर पॉल्यूट हो जाएगी ऐसे लोगों के वहां आ जाने से, जो कि एलजीबीटी की कम्युनिटी से हैं, होमोसेक्सुअल से हैं या फिर शराब का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा ओपन तरीके से जिंदगी जीते हैं। उनके आने से मुस्लिमों की संस्कृति जो है वो दूषित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अल कायदा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आप लोग यहां से दूर रहें। वहीं कतर अपने इस इमेज को हुए नुकसान को कवर करने के लिए जो स्पिरिचुअल प्रीचर्स हैं या जो एक तरीके से जो इस्लाम को प्रचारित करने वाले लोग हैं, उनमें से एक जाकिर नाइक को अपने यहां इनवाइट किया है। जाकिर नाइक भारत में प्रतिबंधित हैं, लेकिन ये फिलहाल मलेशिया में रहकर धर्म के प्रचार के लिए जो कार्य हैं वो कर रहे हैं और इन्हें वहां पर बुलाया गया है। तो इनसे जुड़ा विवाद क्या है वो भी हम बताएंगे आज के सेशन में। हम आपके साथ चर्चा के दौरान ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से पहले ही मैच के अंदर, आपको याद होगा मैंने आज से 2 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि वहां पर बियर पीना, भड़काऊ कपड़े पहनना प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद पहले ही मैच में कतर के साथ हुआ जो पहला मैच था, कतर जो होस्ट कंट्री है, पहले ही मैच में जिस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया वहां के, जो कि वो कतर इस मैच में हार गया, और दूसरा मैच जो जीता जिस देश ने जीता उसके समर्थकों ने वी वांट बियर के नारे लगाए स्टेडियम में बैठ करके। इतना ही नहीं, बीबीसी इस बात से नाराज है जिस प्रकार से श्रमिकों के साथ कतर में एक तरह से नाइंसाफी की गई है या फिर लोगों को पहनावे से या उनके खुलेपन से रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इस वजह से बीबीसी ब्रॉडकास्टर्स ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप के इनॉग्रेशन को कवर नहीं किया, लेकिन उसके जुड़े हुए विवादों को वो कवर कर रहे हैं। बहुत सी चीजें इस वर्ल्ड कप के साथ साथ जुड़ी हैं, बहुत सी चीजें आपको आज के सेशन में पता चलेंगी। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के रूप में जाने जाने वाला वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप है, यह शुरू हो चुका है 20 नवंबर 2022 से कतर के अंदर। साथियों, कतर जो कि एक गल्फ कंट्री है, बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, जो धन है या इनकी जो कमाई है वो प्रति व्यक्ति आय रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। यहां पर ऑयल का नहीं, गैस का प्रचुर भंडार है और गैस बेच करके ये अथाह पैसा या समृद्धि कमाते हैं। कहा जा रहा है कि कतर ने इस खेल के अंदर यानी कि इस दिन के इंतजार में लगभग $200 बिलियन इन्वेस्ट किया है। बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी विकसित की गई हैं जो कि भविष्य में कतर को एज ए स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में दिखाएंगी दुनिया के सामने। 20 नवंबर 2022 से शुरू हुआ यह समारोह आने वाले समय में 18 दिसंबर 2022 तक चलेगा। लगभग 1 महीने तक इसका आयोजन किया जाएगा। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं कि कितनी भव्यता से इसका आयोजन शुरू किया गया। पहला मैच मेजबान कंट्री जिसने इसे आयोजित किया है, दैट इज कतर, उसके द्वारा इसे शुरू किया गया। यह फीफा की जो एसोसिएशन है उसके द्वारा दी गई जानकारी है जो हमने आपके सामने एज एन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन साझा कर दी गई हैं। आपको यहां पर कुछ न्यूज की हेडिंग्स के माध्यम से इस बात की वैल्यू समझ में आएगी कि अल कायदा ने यह बात बोली है तो अंतरराष्ट्रीय अखबारों ने इसे कैसे उठाया। आप यहां पर देख सकते हैं, रॉयटर्स लिखता है, अल कायदा अर्जेस मुस्लिम टू शन वर्ल्ड कप स्टॉप शॉर्ट ऑफ थ्रेट, यानी कि आप इस वर्ल्ड कप से दूर रहें। ये रॉयटर्स ने अल कायदा के बारे में लिखा है, मुस्लिम लोग यहां से दूर रहें। हालांकि किसी भी प्रकार के हमले की आशंका से भी किनारा किया है। कारण इसका खास है क्योंकि अल कायदा के दोनों ही चीफ, पहले मारा गया था ओसामा बिन लादेन और उसके बाद मारा गया पाकिस्तान की मदद से अल जवाहिरी। दोनों की मौत के बाद फिलहाल अल कायदा में नेतृत्व का संकट है, लेकिन फिर भी
उसके यमन की जो शाखा है, जो कि अरब कंट्री है, उस देश के अंदर जो अलकायदा की शाखा है उसके द्वारा यह पत्र प्रसारित किया गया है जो मीडिया के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। आपको याद होगा ये इनका ऑफिशियल मस्कट है। अगर आप पहचान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दे, मैं सेशन के एंड में आपको इसका जवाब दे दूंगा। जो आप ये देख रहे हैं ये है क्या? ये असल में इस वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया पहचान चिन्ह है। हमने सेशन में आपको लास्ट 2 दिन वाले पहले बताया था। आप अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय द वे, मैं मैप के आधार पर आपको बता दूं कि ये जगह कहां है। तो सऊदी अरब के उत्तर पूर्व की तरफ कतर नामक देश है। इसके जस्ट पड़ोस में और भी एक छोटा सा देश है जिसका नाम बहरीन है। यमन को अगर आप पहचानते हैं तो अरब सागर से लगा हुआ यमन है, जिस यमन के अंदर बैठे हुए अलकायदा ने कतर में हो रहे मैच के आयोजन पर अपने द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। आप यहां पर ये सारी चीजें देख सकते हैं अरेबियन पेनिनसुला को लेकर। अलकायदा की जो ब्रांच मैंने बताई वो यमन वाली है, जिसके द्वारा ये कहा गया है, रीजनल ब्रांच यमन ने मुस्लिम से कहा है कि वो इस सॉकर वर्ल्ड कप से, फुटबॉल वर्ल्ड कप से दूर रहें। ये वही अलकायदा है जिसके कि चीफ को आज से 3 महीने पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर मार गिराया था। ये वो व्यक्ति था जो कि ओसामा बिन लादेन का भी संरक्षक माना जाता था। समझा तो ये जाता था कि अल जवाहिरी एक डॉक्टर था, लेकिन इसने ओसामा को रेडिकल बनाया। ओसामा को अमेरिका के खिलाफ उकसाने वाला व्यक्ति यही था, लेकिन पाकिस्तान की मदद से ये मारा गया, यानी कि अमेरिका ने इसे गोली मार दी। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि अल्टीमेटली इसका क्रिटिसिज्म होने का बड़ा कारण क्या है? तो क्रिटिसिज्म का कारण है, जो मुस्लिम वर्ल्ड इसका विरोध कर रहा है, दैट इज ब्रिंगिंग इमोरल पीपल, यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई मोरल दायित्व नहीं है। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड को यानी पश्चिमी देशों को इस्लाम के अंदर या मुस्लिम वर्ल्ड में इस तरह से माना जाता है कि ये लोग अनैतिक लोग हैं। अनैतिक से मतलब है कि इनके कोई मोरल वैल्यूज नहीं है। वेस्टर्नाइजेशन को ये देश अपनाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ रेडिकल लोग विरोध भी करते हैं। ये अपनाने की ही जो चाहत है, इसी के चलते कतर के अंदर जहां आबादी 30 लाख है, उस देश के अंदर जहां पर इस खेल का कोई भी कभी इतिहास नहीं रहा, वो देश इस खेल को इसलिए आयोजित कर रहा है ताकि दुनिया भर के लोग कतर पहुंच सकें। ये नकल की जा रही है दुबई की, यानी यूएई ने जिस प्रकार से दुनिया को अपने यहां बुला लिया है। यूएई प्राउडली कहता है कि अब अगर हमारे पास तेल और गैस भी खत्म हो जाए तो भी हम दुनिया के लिए एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित हो चुके हैं। आपको जानना चाहिए कि दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है यूएई के अंदर जहां कहा जाता है कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, शायद उसका कोई ना कोई व्यक्ति दुबई में निवास कर रहा है। ऐसा शहर बनने का खिताब जो सिंगापुर के पास है, हांगकांग के पास है, वैसा ही कल्चर अब दुबई के पास है। और यही कारण है कि ये कंट्रीज जानती हैं कि भविष्य में जब तेल और गैस का अल्टरनेट ग्रीन एनर्जी बन जाएगा, उस समय के लिए अभी से हमें प्लानिंग करनी होगी। और यही कारण है कि दुबई की राह पर कतर निकल रहा है और वो दोहा को एज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी डेवलप कर रहा है। लेकिन इतना जल्दी ट्रांजिशन हो पाना बहुत मुश्किल है। जो दुबई ने किया वो कतर कर पाएगा, ये उसकी विल पावर तो दिख रही है कि ये करने के लिए सब तरह से लोगों को इनवाइट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी कल्चर के कारण, अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे लेकर कॉन्शियस भी है। इन्होंने जितना पैसा खर्च किया दुनिया को अपने यहां बुलाने के लिए, जबकि पता है कि दुनिया से कैसे कैसे लोग यहां आएंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने जहां एक और ये विरोध करते हैं खुलेपन का, वहीं इन्होंने साफ कहा है कि हम फिलहाल इस आयोजन के अंदर होमोसेक्सुअलिटी या फिर जो ये इमोरल टाइप ऑफ पीपल्स जिन्हें कहा जा रहा है, एलजीबीटीक्यू टाइप ऑफ कम्युनिटीज, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। आप न्यूज देखें, ब्रिंगिंग इमोरल पीपल, होमोसेक्सुअल, सोअर ऑफ करप्शन, एथिसिज्म, अरेबियन पेनिनसुला, इस कारण से विरोध हो रहा है। वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर ने इस क्रिटिसिज्म पर कतर के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए कहा, इन्होंने साफ साफ ये कहा कि दैट एवरीवन, नो मैटर देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और बैकग्राउंड, इज वेलकम ड्यूरिंग द इवेंट। कतर जो कि अपने मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण इन दिनों सुर्खी में है, कहा जा रहा है 6500 से अधिक श्रमिक इनके वर्ल्ड कप के आयोजन की तैयारी में मारे जा चुके हैं, जिस कारण से विदेशों की बहुत सारी संस्थाएं कतर से मुआवजा डिमांड कर रही हैं, श्रमिकों के लिए कुछ बेटरमेंट डिमांड कर रही हैं। कतर ने अपने आप के ऊपर लगे इन मानवाधिकारों के आरोपों से किनारा करने के लिए कहा कि हम मानवाधिकार सपोर्टर हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपका वेलकम है। बस यहां पर
इतना सा ध्यान रखना है, इफ यू आर इन कतर यू आर वन ऑफ अस, हेल्प अस टू प्रिजर्व आवर कतर्स कल्चर एंड वैल्यूज, प्लीज ड्रेस मॉडेस्टली इन पब्लिक प्लेस, यानी कि गरिमापूर्ण वस्त्र धारण करें, उनमें बाई कवरिंग फ्रॉम शोल्डर टू नी, यानी कि आपके कंधे से लेकर घुटने तक ढके हुए होने चाहिए। इसके साथ साथ लेगिंग्स आर नॉट पैंट्स, कुछ महिलाएं जो हैं वो पैंट के स्थान पर लेगिंग्स पहनती हैं जो कि स्किन पर थोड़ा चिपक कर पहनी हुई होती है। इन्होंने कहा है चूंकि वो पैंट्स नहीं है तो लेगिंग्स को भी एक प्रकार से इग्नोर किया जाए। दीज आर प्रिंसिपल्स आर द टेक्स्ट विद इन द ग्लोबल टूरिज्म, तो इन्होंने वहां के लोगों को इस प्रकार के पर्चे जो एंट्री किए हैं उनको जारी किए हैं। ठीक है, कहा गया है कि आप यहां पर अपने कपड़ों के अंदर पहनावे में थोड़ा सा शरीर के प्रदर्शन से बचें। पुरुषों से कहा गया है कि टी शर्ट ना उतारें और आपत्तिजनक स्लोगन वाली टी शर्ट ना पहनने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के तोड़ने पर विजिटर्स को जेल जाने की भी चेतावनी दी गई है, लेकिन ये सब चीजें वास्तविकता से कहीं उलट हैं। लोग अपने तरीके से इसके अंदर कतर के नियमों का प्रतिकार, क्योंकि वर्ल्ड इस समय यहां पर है, कतर ऐसी कोई भी गलती नहीं कर सकता जिसके चलते एक गलत मैसेज चला जाए। संभव है कि टूर्नामेंट इनके द्वारा किए गए किसी भी ऐसे हरकत से जिसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए और प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में बीबीसी क्रिटिसिज्म कर रहा है। ऐसी स्थिति में संभव है कि यह कार्यक्रम बीच में ही होल्ड कर दिया जाए यदि कतर अपने नियमों का हवाला देकर किसी को गिरफ्तार कर लेता है। यह देखना होगा कि किस प्रकार से एक ऐसे एथिकल डायलेमा में फंसे हुए देश को, जो कि एक तरफ अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कहता है, वहीं दूसरी ओर खुलेपन के लिए जाने जाने वाला फीफा उसे अपने यहां आयोजित करता है। ये दोनों ही चीजें एक तरह का कल्चरल ट्रांजिशन है और इस कल्चरल मिक्स में ये जो नयापन पैदा होने वाला है, इसे कौन कितना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए कतर ने अपने लेवल पर जो कोशिशें की हैं वो ये हैं कि इन्होंने फ्यूगिटिव जो भगोड़ा है भारत की तरफ से जाकिर नाइक, इन्हें कतर में इनवाइट किया है ताकि ये रिलीजियस लेक्चर्स दे सकें। जो मुस्लिम वहां प्रेजेंट हैं उन्हें धार्मिक भाषण दे सकें, उन्हें एक प्रकार से इस्लाम के प्रति मोटिवेट कर सकें। तो फ्यूगिटिव प्रीचर्स के लिए यहां पर इनको बुलाया गया है। ये तस्वीर है जिसके माध्यम से ये पता चला कि ये कतर पहुंच चुके हैं। ये भारतीय हैं, लेकिन भारत से जब इनके ऊपर प्रतिबंध लगा उसी समय से ये बाहर रह रहे हैं। फिलहाल के लिए ये मलेशिया में रह रहे हैं। भारत सरकार इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस डिमांड करती है इंटरपोल से, लेकिन वो फिलहाल के लिए नहीं मिल पाया है। इनके ऊपर आरोप है कि इनके भाषण जहरीले हैं और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य किया है। इस वजह से भारत सरकार इनकी गिरफ्तारी की मांग करती है, लेकिन भारत में चूंकि गिरफ्तार ये नहीं हो पाए और अंतरराष्ट्रीय रूप से कोई कानून इनकी गिरफ्तारी की फहरिस्त करता नहीं है, इसलिए ये बाहर रह रहे हैं। जाकिर नाइक के ऊपर क्या आरोप है और क्या कहानी है इनकी, वो मैं आपको बता दूं। कहा जाता है कि जाकिर नाइक इस्लामिक प्रीचर हैं, यानी कि इस्लामिक उपदेश देते हैं, और इनकी एक टीवी है जिसका नाम है पीस टीवी। पीस टीवी पर जो इनके भाषण हैं इस्लाम को लेकर के, उनसे प्रेरित होकर एक बार बांग्लादेश में एक गन शूट होता है जिसमें 22 लोगों की जान चली जाती है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति ने कहा कि उसने जाकिर नाइक के भाषण सुनने के कारण ऐसा किया है। यह घटना है 1 जुलाई 2016 की। उसके बाद यह डिमांड होने लगी कि जाकिर नाइक के चूंकि भाषण इस तरह के हैं कि व्यक्ति आतंकवादी बन रहा है, इसलिए इसके ऊपर बैन लगाने की मांग दुनिया भर से होने लगी। इसी से प्रभावित होते हुए भारत सरकार ने इनको मतलब एक तरह से इनका पासपोर्ट रिवोक कर दिया गया और फिर इनके ऊपर बैन लगा दिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने 5 साल का बैन इनके द्वारा, एक फाउंडेशन है जिसका नाम है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो इंडिया में स्थित है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था 5 साल का, जिसे वर्ष 2021 में अगले 5 साल के लिए यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर इसी कारण से बैन लगाया गया था कि आरोप था कि पीस टीवी और आईआरएफ लोगों के अंदर आतंकवाद के प्रति भाव पैदा कर रही है। एनजीओ पर जब बैन बढ़ता गया, ये हमने आपके सामने बात बताई। अच्छा, इसमें आरोप था कि नाइक भारत और विदेशों में खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है।
क्योंकि बांग्लादेश की घटना में आतंकवादी ने खुद यह घटना स्वीकार की थी। इसके साथ बयान निकलते गए, विवादों में यह व्यक्ति आता चला गया। ढाका अटैकर इंस्पायर्ड बाय कंट्रोवर्शियल इंडियन क्लरिक जाकिर नाइक, ऐसा रिपोर्ट्स में निकल कर आया, जिसके कारण जांच के बाद इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। इतना ही नहीं, भारत के बाहर भी यूके की मीडिया वॉचडॉग ने जाकिर नाइक की पीस टीवी के ऊपर 3 लाख पाउंड का हेट स्पीच फैलाने के कारण मई 2020 में फाइन लगाया था। यह थी जाकिर नाइक के बारे में जानकारी। फिलहाल इतना भी इसके बारे में अपडेट है कि रेड कॉर्नर नोटिस इनके खिलाफ जारी किया गया है। गूगल पर इन्हें बहुत सर्च किया जाता है। वर्ष 2016 को छोड़ दिया जाए, जिस समय इनके ऊपर प्रतिबंध लगा था, उसके बाद भी इनका जो गूगल पर सर्च है वो एवरेज सर्च में लगभग 60% के आसपास रहता है। ठीक है, ये थी जानकारी। अब आते हैं तीसरे मुद्दे की तरफ। हमने अलकायदा कवर कर लिया, जाकिर नाइक कवर कर लिया। तीसरा, यहां के जो विचार चल रहे हैं उनके अंदर चर्चा की जा रही है बियर सेल के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहां पर हमने एक सेशन किया था पहले ही, भड़काऊ कपड़े और बियर अलाउ ना होने का। तो बियर जब बैन किया गया तो उसके बारे में एक जानकारी बाहर निकल कर आई, और वो ये थी कि इस्लामिक कंट्री के अंदर बियर बैन है क्यों, यानी अल्कोहल बैन क्यों है। इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सप्लेनर भी लिया कि इस्लाम क्या कहता है अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल अगर प्रतिबंधित है, यानी कि इस्लाम के अंदर बैन है, तो ऐसी स्थिति में किस किस तरीके से बैन है। क्या भोजन के अंदर अल्कोहलिक पदार्थों का उपयोग करना प्रतिबंधित है, अल्कोहल का सेवन प्रतिबंधित है, और क्या ऐसा जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो मानते हैं। इस बारे में एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेनर दिया है, उसका कुछ कंटेंट भी हम आपके साथ साझा करेंगे। वर्ल्ड कप के अंदर अब हुआ क्या कि फीफा के साथ बहुत लंबे समय से एक बियर बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है बडवाइजर। वो लंबे समय से इनके साथ में, एक तरह से समझिए कि जितने भी फीफा के मैच होते हैं उन मैचेस में स्टेडियम के अंदर जो सर्व की जाने वाली बियर है वो बडवाइजर की ही होती है। एक प्रकार से ये समझिए कि इन दोनों के बीच में लगभग 25-30 साल से एक एग्रीमेंट चला रहा है। 1986 से है शायद, मैं अगर फैक्चुअली करेक्ट हूं तो ऐसी स्थिति में बडवाइजर की सेल, क्योंकि स्टेडियम में बैन कर दी गई और बडवाइजर ब्रिटेन से लेकर के यहां पर अपनी सारी खेप पहुंचा चुका था, तो उनका माल बिक नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में बडवाइजर ने अनाउंस किया कि भाई अब दारू बेच तो पा नहीं रहे हैं, तो कम से कम एक काम कर लेंगे, जो टीम जीतेगी वो हमारी सारी कैन ले जाना, क्योंकि हम तो ले आए थे भाई। ठीक है ना। तो यहां पर जो है ना बियर सेल को लेकर के काफी वो हुआ। ये है बडवाइजर, वो कंपनी जो किंग ऑफ बियर कही जाती है, लोग इसको काफी ज्यादा वो मानते हैं, और फीफा वर्ल्ड कप की ये ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है। मतलब इसके अंदर ट्विटर में बडवाइजर ने खुद ने ट्वीट करते हुए कहा कि इन केस दिस इज आवर लास्ट ट्वीट, वी जस्ट वांट एवरीवन टू रिमेंबर अस एज द किंग ऑफ बियर्स। और इन्होंने लिखा कि न्यू डे न्यू ट्वीट, विनिंग कंट्री गेट बर्ड्स, हु विल गेट देम। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, जो जीतने वाला है, हमने तो सारी बियरें मंगा ली थी, अब कोई पीने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको हम यह जाकर के गिफ्ट कर देंगे, ये इनका कहना है। स्टेडियम के भीतर बैन की गई बियर है, इस वजह से बहुत सारे लोग इसका डिमांड भी कर रहे हैं। फीफा ने अपने द्वारा जानकारी दी। मैं आपके सामने ये वो मैच के क्षण दिखा देता हूं, जो कि अभी जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें फैंस ने डिमांड की। क्या कहा, इक्वाडोर के फैंस थे जिन्होंने क्योंकि कतर के साथ पहला मैच था, और उस मैच के अंदर इक्वाडोर के फैंस ने डिमांड बियर की वी वांट बियर। जो पीछे से आवाज आ रही है ये इक्वाडोर की भाषा है, जिसमें वो लोग, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वी वांट बियर, इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं। अब हमने आपसे कहा कि इस्लाम क्या कहता है बैन को लेकर के, इसके ऊपर एक एक्सप्लेनर है, अगर आप समय निकाल पाए तो देखिएगा। उसकी कुछ पंक्तियां हमने ली हैं कि कुरान क्या कहता है अल्कोहल के बारे में। तो ड्रिंकिंग अल्कोहल इज कंसिडर्ड हराम और फॉरबिडन इन इस्लाम एज प्रूफ ऑफ prohibition. Islamic scholar and Muslim religious authorities typically point to a verse in Quran, the Muslim holy book, that calls intoxicant the work of Satan. अब इसका प्रोनाउंसिएशन सतान है, सतन है, ठीक है ना। एंड टेल्स बिलीव टू अवॉइड देम, यानी कि इंटॉक्सिकेंट जो है उनको
नहीं उपयोग में लेना चाहिए, ऐसा कुरान में कहा गया है। उनमें यह भी कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, एंड द नेगेटिव इफेक्ट दैट अल्कोहल कैन हैव बियॉन्ड एब्सटेनिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग, सम मुस्लिम आल्सो सीक रिलीजियस एडिक्ट्स ऑन वैरायटी ऑफ रिलेटेड डे टू डे क्वेश्चन ऑफ डायलेमा। अब हो क्या रहा है कि एक प्रश्न यहां पर उठाया गया है और वो ये है कि अगर अल्कोहल पीना मतलब हराम बताया गया है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें अल्कोहल होता है, अब ऐसे कौन से फूड मिक्स हैं जिनमें अल्कोहल होता है, अब ये तो आपको पता चल जाता है, इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ होता है। बायोलॉजिकली बात करो तो हर खाने के अंदर अल्कोहल कहीं ना कहीं तो इंग्रेडिएंट के रूप में होता ही है। केमिस्ट्री आपको यही समझाएगी निकल करके कि अल्कोहल किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी कंपोजिशन में है, डायरेक्टली जहर नहीं पीना है, ये बात बोली गई है। कंसीडर्ड ए सिन टू वर्क ए रेस्टोरेंट दैट सर्व अल्कोहल इन वेस्टर्न कंट्री, क्या कोई व्यक्ति ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर काम भी नहीं करेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट की बूज यानी स्मेल के अंदर भी अल्कोहल है, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अल्कोहल सर्व की जाती है। ऐसी सेरेमनीज यानी ऐसे फंक्शंस जहां पर लोग परफ्यूम के रूप में या स्प्रे के रूप में लगाकर आते हैं अल्कोहल। वैसे मैं आपको बता दूं, जनरली जो लोग हैं जो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो जो डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, इन जनरल अधिकांश लोग जो कि अल्कोहल बेस पर बना होता है वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। उसके स्थान पर इत्र को प्रेफर किया जाता है जिसमें अल्कोहल नहीं होता है। अल्कोहल असल में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, ज़्यादा दूर तक उसकी स्मेल जाती है, इसलिए अल्कोहल बेस्ड ये जो परफ्यूम्स हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो इसी कारण से इत्र, जो छोटी सी शीशी में आता है, रुई से आप लोगों ने यूज़ करते हुए लोगों को देखा होगा, उसका उपयोग करते हैं। तो इस बात को लेकर के प्योर रिसर्च की एक रिसर्च का भी हवाला दिया गया है जिसमें यह साझा किया गया है कि लोगों के बीच में डायलेमा क्या है, क्या मुस्लिम्स इस बात को लेकर कन्विंस्ड हैं क्या। तो इनके कुछ रिसर्च के डेटा हैं जो मैं आपके साथ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। बात की जाए कतर की, जो एक खुद मुस्लिम राष्ट्र है, क्या उसके अंदर इलीगल है क्या कतर में शराब पीना? तो आंसर है जी नहीं। 21 साल से कम उम्र के लोगों के लिए पीना अलाउड नहीं है। 21 साल से ऊपर के लोग अपना आईडी कार्ड ले जाकर दिखाकर शराब का सेवन कर सकते हैं। ये कतर के अंदर की बात है, ठीक है। तो ये यहां तक की सारी बातें हो गई। इसके साथ साथ यहां पर जो बीबीसी है उसने इग्नोर किया है कि वो वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी को कतर के क्रिटिसिज्म के कारण नहीं कवर करेगी, ठीक है। ये जानकारी मैंने आपको दे दी। एक वाकया जो बीबीसी ने ही साझा किया है और हालांकि बहुत से मीडिया में भी अब चल रहा है। असल में एक क्या हुआ कि डेनिश रिपोर्टर था जो अपने द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, मतलब जैसे खड़े नहीं होते हैं रिपोर्टर, खड़े हैं स्टूडियो से, उनसे कोई सवाल जवाब कर रहा है। ये रिपोर्टर खड़ा हुआ है कतर में, इससे जो दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है वो डेनमार्क में बैठा हुआ है और रिपोर्टिंग लाइव चल रही है। ये व्यक्ति अपने कैमरे के अंदर एक प्राइवेट गार्ड को दिखाता है कतर में कि देखिए कतर में कैसे कुछ हो रहा है। वो प्राइवेट गार्ड आता है, इनका कैमरा छीनता है, रिपोर्टिंग लाइव चल रही है, दुनिया लाइव देख रही है। बाद में हालांकि वो व्यक्ति माफ़ी भी मांगता है क्योंकि इन्होंने कहा कतर में आप ऐसे शूटिंग नहीं कर सकते, और ये पत्रकार कह रहा है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं शूटिंग करने के। तो इससे ये पता चलता है कि ये देश कितना ज़्यादा अभी मतलब उस किनारे पर है जो ट्रांजिशन का फेज़ है। इनको अभी सोशली इस बात को स्वीकार करना होगा कि रिपोर्टिंग्स किस प्रकार से होती हैं। मैं इस वीडियो को आपको चलाकर दिखाता हूँ। Og nu er du med os fra Katar, Rasmus Tandholt, et værtsland, der jo altså bliver udsat for en hel del kritik. Hvordan oplever du forholdene lige nu? Jamen, vi kan jo vise, hvordan forholdene er lige her, hvis vi drejer kameraet. We are live on Danish television, og der kan I se, nu bliver vi stoppet med at filme, og det er व्यक्ति है। Mister, you invited the whole world to you invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. We can film with this permit. This is the upgrade pass, and this is the accreditation. We can film anywhere we want. There are only, of course. No. We don't need permit. Yeah, no, but listen. But you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. Yes. So you're threatening us by smashing the camera. But listen, sir. ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वो बना है, मतलब बड़ा मुद्दा बन सकता था अगर इसका कैमरा तोड़ दिया जाता। यहाँ पर वो पत्रकार जो है ना, जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि तुम मेरा कैमरा तोड़ना चाहते हो तोड़ दो, क्योंकि वो तो मुद्दे की तलाश में है कि तुम बेटा कुछ करो तो सही, फिर पूरा मीडिया इसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा और वो इतना बड़ा डेंट
वो का नहीं देख पाएगा जो $200 बिलियन खर्च कर चुका है। Og nu er du med. सब कुछ पैसे की माया है भाई। पहले मैच के अंदर इक्वाडोर जीत गया है, ये मैच का अपडेट है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। मैं आपको बता रहा हूं 24 तारीख से अनअकैडमी के टॉप अनअकैडमी एडुकेटर्स यूपीएससी के आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बेहतरीन बैच जिसका नाम है आरंभ। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। आप इसे बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ सकते हैं। कंटेंट हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा इस जॉब बैच को लिया जा रहा है। 24 नवंबर से है इसके अंदर। इसके साथ साथ एक इंग्लिश मीडियम का बैच भी आ रहा है। इंडिया टॉप एडुकेटर्स ऑफ यूपीएससी आपका ये कोर्स लेकर आ रहे हैं। 18 महीने का प्लस कोर्स यहां 49,000 में दिया जा रहा है और 18 मंथ का आइकॉनिक बैच यहां 55,000 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप इसे यूज कर सकते हैं इसी ईएमआई ऑप्शंस के माध्यम से जिस पर बिना किसी ब्याज के आपको कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी किसी प्रकार की यदि कोई आपको दिक्कत हो तो ईएमआई ऑप्शंस के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या हमारी टीम को 7878158882 पर भी कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।